नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के शासन के बारे में ब्रिटिश सरकार द्वारा ये बनाया गया अंतिम कानून था, जो 14 अगस्त 1947 तक चला था और कुछ परिवर्तनों के साथ ये 26 जनवरी 1950 तक लागू था। भारत शासन अधिनियम 1935 पर चर्चा करने से पहले एक बार हम भारत शासन अधिनियम 1919 की कुछ विशेषताओं को देखते हैं ताकि एक क्रम बन जाए। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय मॉन्टेग्यू भारत मंत्री थे और चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उत्तरदायी शासन की घोषणा की गई थी और इस अधिनियम में एक प्रस्तावना भी थी और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी और इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद और गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3-3 भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था और 1919 के अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल का भी प्रावधान था। केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई थी और प्रांतों में इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया था और पृथक निर्वाचन मंडल का इसमें विस्तार किया गया था और भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन किया गया था। केंद्र और राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया था और इसी अधिनियम के द्वारा प्रिंस ऑफ चैम्बर या नरेश मंडल की स्थापना की गई थी। तो इस अधिनियम की ये मोटी मोटी विशेषताएं हैं। अब अपन देखेंगे भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 किस पृष्ठभूमि में आया था। 1919 के अधिनियम में ये प्रावधान दिया हुआ था कि 10 साल बाद में एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। तो 1919 के बाद में 10 साल होते हैं 1929 में, लेकिन 2 साल पहले यानी 1927 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग का नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। इस कमीशन का गठन 1929 में होने वाला था, लेकिन इसका गठन 2 साल पहले ही नवंबर 1927 में कर दिया। इसका क्या कारण है? 1927 में ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी सत्तारूढ़ थी, जिसमें प्रधानमंत्री थे बाल्डविन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बाल्डविन थे और इन्होंने ये सोचा कि 1928 में जब ब्रिटेन में चुनाव होंगे तो हो सकता है लिबरल पार्टी की सरकार बन जाए और वो जो आयोग गठित करेंगे उसमें कुछ भारतीयों को भी जोड़ सकते हैं, ऐसे सदस्य जो भारत के समर्थक हैं। तो उनको रोकने के लिए प्रधानमंत्री बाल्डविन ने 2 साल पहले साइमन कमीशन का गठन कर दिया था। साइमन कमीशन का गठन 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए किया गया था, क्योंकि 1919 के अधिनियम में ये प्रावधान था कि 10 साल बाद में इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 सदस्य ब्रिटिश थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। ब्रिटिश सदस्य होने के कारण क्या कहा जाता है? श्वेत कमीशन कहा जाता है। और साइमन कमीशन पहली बार भारत में फरवरी 1928 में आया था। भारत कब आया था? पहली बार फरवरी 1928 में।
फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ये साइमन कमीशन 2 बार भारत आया था, पहली बार फरवरी 1928 में आया था। तो भारतीयों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। भारतीयों ने विरोध क्यों किया था? क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, सारे लोग अंग्रेज थे। तो भारतीयों ने जब साइमन कमीशन का विरोध किया तो ब्रिटेन में भारत मंत्री थे बर्किनहेड। बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि आप कोई ऐसा संविधान बना के बताओ जो सभी वर्गों को स्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद में रचनात्मकता का अभाव है। भारतीय कोई ऐसा संविधान बना ही नहीं सकते जिसमें भारत के सभी समुदाय उसको स्वीकार कर लें। इस बात की चुनौती बर्किनहेड ने भारतीयों को दी जब भारतीय लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की लाहौर में पुलिस की लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई थी। साइमन गो बैक का जो नारा है वो डॉक्टर यूसुफ अली मेहर के द्वारा दिया गया था। तो बर्किनहेड की चुनौती के फलस्वरूप भारत में सभी पार्टियों का एक सम्मेलन बुलाया गया और उसमें 10 सदस्यीय एक समिति का निर्माण किया गया था। उस समिति को अपन क्या बोलते हैं? नेहरू समिति बोलते हैं। नेहरू कौन से? मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति का काम था भारत के भावी संविधान की रूपरेखा बनाना और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत कर दी थी। नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 10 अगस्त 1928 को। जब भारतीयों को बर्किनहेड ने चुनौती दी तो उसके प्रतिक्रिया में भारतीयों ने भारत की भावी संविधान की रूपरेखा उनके सामने 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत कर दी थी। तो नेहरू ने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें थी? नेहरू ने कहा कि एक तो भारत संघ का स्थापना की जाए, भारत संघ की स्थापना की जाए। दूसरी बात उन्होंने की कि हमें डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। और तीसरी बात इन्होंने की कि प्रांतीय स्वायत्तता दी जाए, प्रांतीय स्वायत्तता दी जाए। केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त किया जाए, पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त करना चाहिए। और भारतीयों को मूल अधिकार प्रदान किए जाएं, मूल अधिकार दिए जाएं और देशी रियासतों को भी केंद्र के साथ सम्मिलित किया जाए। इस प्रकार ये नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख सुझाव दिए गए थे। अब देखिए, जब ये साइमन कमीशन जब भारत आया 1928 में तो इसका भारतीयों ने तो विरोध किया। यहाँ आकर साइमन कमीशन ने भारतीय नेताओं से, उस समय जो गवर्नर जनरल थे, उनसे चर्चा करके 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1930 में, उसमें किन बातों का जिक्र किया था? उन्होंने कहा कि एक तो प्रांतों में जो द्वैध शासन है उसको समाप्त करना चाहिए, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर देना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि भारत में एक भारत संघ का निर्माण करना चाहिए। और तीसरी बात इन्होंने कही भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बातें साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट में कही थी। साइमन कमीशन की इसी रिपोर्ट पर चर्चा करने हेतु ब्रिटेन में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। गोलमेज सम्मेलन क्यों कहते हैं? क्योंकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए जो लोग बैठे थे वो एक गोल मेज के चारों ओर ऐसे बैठे थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राउंड टेबल
कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए और भारत के भावी संविधान के सिद्धांतों की रूपरेखा बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। इन गोलमेज सम्मेलनों में भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर ऐसे भारतीय नेता थे जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। तो इन गोलमेज सम्मेलनों में जो चर्चा हुई, उस चर्चा के आधार पर 1933 में एक श्वेत पत्र जारी किया गया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। कहां बुलाए गए थे? लंदन में। और इन गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया था। श्वेत पत्र क्या है? ब्रिटिश सरकार का ऑफिशियल लेटर है, जिसको क्या बोलते हैं? श्वेत पत्र। और इस श्वेत पत्र में भारत के भावी संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया था। भारत के भावी संविधान का प्रारूप इस श्वेत पत्र में 1933 में प्रसारित किया गया था। तो इस श्वेत पत्र की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए इस श्वेत पत्र में जो ड्राफ्ट दिया गया था भारत के लिए भावी संविधान का, उसकी समीक्षा हेतु एक संसदीय संयुक्त परवर समिति का गठन किया गया था। सिलेक्ट कमेटी का गठन ब्रिटेन में किया गया था। ब्रिटेन के संसद के दोनों सदन, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा के सदस्यों की एक संयुक्त समिति बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लॉर्ड लिनलिथगो, जो बाद में भारत के वायसराय बने थे, गवर्नर जनरल बने थे। लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में क्या बनाया गया था? संयुक्त परवर समिति। और इस संयुक्त परवर समिति का काम क्या था? श्वेत पत्र में जो भारत के संविधान का ड्राफ्ट बनाया गया था, उस पर उसकी समीक्षा करना था, उसमें कोई सुधार करना था। 1934 में लिनलिथगो समिति ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी। कब प्रस्तुत की थी? 1934 में। संयुक्त परवर समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। और तो इस प्रकार हमारे सामने साइमन कमीशन के द्वारा जो समीक्षा की गई थी, उस समीक्षा पर चर्चा की गई गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन में जो विषय सामने आए, उनके आधार पर ब्रिटिश सरकार ने एक प्रारूप प्रस्तुत किया श्वेत पत्र में 1933 में। और इस श्वेत पत्र में जो प्रारूप था, उस प्रारूप की समीक्षा हेतु लिनलिथगो की अध्यक्षता में संयुक्त परवर समिति का गठन किया गया था। और संयुक्त परवर समिति ने अपनी रिपोर्ट 1934 में दी। और इसी रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 2 अगस्त 1935 को भारत शासन अधिनियम बनाया था। तो जो भारत शासन अधिनियम बनाया गया था, वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट, 3 गोलमेज सम्मेलनों की चर्चा और लिनलिथगो रिपोर्ट, और साथ में नेहरू समिति ने जो विषय उठाए थे, इन्होंने जो सिफारिशें दी थी, इन सभी सिफारिशों को मिलाकर ब्रिटिश संसद ने 2 अगस्त 1935 को भारत शासन अधिनियम पारित किया था। इस प्रकार 1935 के भारत शासन अधिनियम के पीछे ये सारी पृष्ठभूमि काम कर रही थी। तो जब ये अधिनियम बनाया था, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश पीएम बाल्डविन थे, बाल्डविन। और भारत सचिव कौन थे इस समय? भारत सचिव थे जेटलैंड, भारत सचिव थे जेटलैंड। और ब्रिटेन के सम्राट इस समय थे जॉर्ज पंचम, सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम थे। और भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे इस समय? लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन। ये इस समय पदाधिकारी भारत और ब्रिटेन में काम कर रहे थे। 1935 का भारत शासन अधिनियम, अब तक जितने भी अधिनियम लागू किए गए थे,
उनमें सबसे अधिक जटिल और लंबा अभिलेख था। इस अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद थे, 10 इसमें अनुसूचियां थी और 14 इसके भाग थे। अनुच्छेद कितने थे? 321 और अनुसूचियां कितनी थी? 10 थी और 14 भागों में ये विभाजित किया गया था। और इस अधिनियम के साथ ही बर्मा का अधिनियम भी आगे जुड़ा हुआ था, इसलिए इसमें लगभग 400 से ज़्यादा अनुच्छेद थे, लेकिन भारत से संबंधित अनुच्छेद 321 ही थे। और ये अधिनियम भारत में 1 अप्रैल 1937 से लागू हुआ था और 14 अगस्त 1947 तक लागू रहा था, लेकिन अंतिम रूप से ये 26 जनवरी 1950 तक कुछ संशोधनों सहित चलता रहा था। तो ये लागू कब हुआ था भारत में? एक पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1937 तक। और कब तक लागू रहा? 14 अगस्त 1947 तक, लेकिन कुछ संशोधनों के साथ ये 26 जनवरी 1950 तक लागू रहा था। तो ये भारत शासन अधिनियम से 1935 से संबंधित कुछ आपके सामने फैक्ट हैं। अब अपन चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों पर। भारत शासन अधिनियम को हम निम्न बिंदुओं की सहायता से देखने का प्रयास करेंगे। भारत शासन अधिनियम में ब्रिटेन में भी परिवर्तन किए गए थे और बाकी सारे परिवर्तन भारत में किए गए थे। ब्रिटेन में किस में परिवर्तन किया गया था? जैसे हमने 1919 के अधिनियम में पढ़ा था कि गृह शासन में जो परिवर्तन हुए थे वो ब्रिटेन में हुए थे, क्योंकि गृह शासन ब्रिटेन में काम करता था। और बाकी ये जो सारे परिवर्तन दिख रहे हैं आपको इधर वाले, ये सारे परिवर्तन कहाँ थे? ये सारे परिवर्तन भारत में थे और ये परिवर्तन ब्रिटेन में किया गया था। तो गृह शासन, जैसे कल भी अपन ने चर्चा की थी, भारत सचिव और उसकी परिषद को गृह शासन कहा जाता है। तो इस अधिनियम के द्वारा गृह शासन में क्या परिवर्तन किया गया है? इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई। भारत परिषद की स्थापना 1858 के अधिनियम के द्वारा की गई थी, जिसको 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया। तो पहला परिवर्तन क्या किया गया गृह शासन में? भारत परिषद की समाप्ति हुई। भारत परिषद को समाप्त कर दिया। तो भारत परिषद को जब समाप्त कर दिया तो अब जो भारत सचिव होता था उसको परामर्श कौन देगा? उसको परामर्श देने के लिए न्यूनतम 3 और अधिकतम 6 परामर्शदाताओं की नियुक्ति का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। तो गवर्नर जनरल कितने परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर सकता है? 3 से। भारत सचिव कितने परामर्शदाताओं की नियुक्ति का प्रावधान कर सकता है? न्यूनतम 3 और अधिकतम 6 परामर्शदाताओं की नियुक्ति भारत सचिव इस अधिनियम के बाद में कर सकता था। इसमें कोई नई प्रस्तावना नहीं थी। 1919 के अधिनियम में जो प्रस्तावना थी उसी प्रस्तावना को इस अधिनियम के साथ जोड़ दिया गया है। और प्रस्तावना में भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात इसमें कही गई थी। डोमिनियन स्टेट का मतलब है कि भारत का जो आंतरिक और बाह्य प्रशासन भारतीय लोगों के हाथ में रहेगा। यानी भारत का विदेश संबंध, भारत की रक्षा के कार्य, भारत के डाक और संचार के कार्य तथा भारत का जो आंतरिक प्रशासन है वो सारा प्रशासन तो भारतीयों के हाथ में होगा। और जो हेड ऑफ द स्टेट है वो भारत के लिए ब्रिटेन का सम्राट होगा। यानी सारा प्रशासन भारत के हाथ में होगा, सिर्फ जो राज्य का प्रधान है वो ब्रिटिश सम्राट होगा। इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसको क्या बोलते हैं? डोमिनियन स्टेट बोलते हैं। वर्तमान में भारत क्या है? संप्रभु गणराज्य है। गणराज्य है क्योंकि भारत का हेड ऑफ द स्टेट भी कौन है? भारतीय है। भारत का आंतरिक और बाह्य प्रशासन शासन कौन करता है? भारतीय लोग ही करते हैं। इसलिए वर्तमान में तो भारत क्या है? संप्रभु और गणराज्य है। अगर भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन का सम्राट हो
और पूरा जो आंतरिक और बाह्य प्रशासन भारतीय ही करें तो उसको क्या बोल देंगे, हमें डोमिनियन स्टेट बोल देंगे। तो डोमिनियन स्टेट में हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटेन का सम्राट होता था और बाकी सारा प्रशासन भारतीय लोग करते थे, उसको डोमिनियन स्टेट कहा जाता है। तो 1935 के अधिनियम में भी प्रस्तावना में ये बात कही गई थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। तो ये परिवर्तन तो थे गृह शासन से संबंधित। अगले जो ये सारे परिवर्तन दिख रहे हैं अपने को, भारतीय संघ का निर्माण होगा, केंद्र सरकार में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, प्रांतीय सरकार में परिवर्तन किए गए हैं, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए और अन्य प्रावधान किए गए थे। ये सारे प्रावधान भारत से संबंधित थे। पहला जो बिंदु है उसको अपन देखते हैं, भारतीय संघ की स्थापना। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत संघ की स्थापना की बात की गई थी। भारत संघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात की गई थी। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि 11 ब्रिटिश प्रांत, चीफ शिप कमिश्नर प्रांत और देशी राज्यों से मिलकर एक भारत संघ का निर्माण किया जाएगा। भारत संघ में कौन कौन शामिल होंगे, किससे मिलकर भारत संघ बनेगा? 11 ब्रिटिश प्रांत होंगे और चीफ कमिश्नर होंगे, चीफ कमिश्नर प्रांत होंगे और देशी रियासत, इन सब से मिलकर भारत संघ का निर्माण किया जाएगा, फेडरेशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। तो भारत संघ के निर्माण का जो प्रावधान किया गया था, इस प्रावधान में ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर प्रांत के लिए शामिल होना अनिवार्य था। इनको इस भारत संघ में शामिल होना अनिवार्य था। देशी रियासतों के लिए शामिल होना ऐच्छिक था। देशी रियासतें अपनी मर्जी से शामिल हों तो हो सकती थी और नहीं होना चाहती तो कोई बात नहीं। भारत संघ के अस्तित्व में आने के लिए 2 शर्तें रखी गई थी। शर्तें क्या रखी गई थी? वो देशी रियासतों के लिए रखी गई थी कि भारतीय संघ तभी अस्तित्व में आएगा जब देशी रियासतों की जो कुल जनसंख्या है उसमें से आधी जनसंख्या वाली रियासतें भारत संघ में शामिल हो जाएं। तो पहली शर्त तो क्या रखी गई थी देशी रियासतों के लिए कि देशी रियासतों की कुल जनसंख्या में से आधी जनसंख्या वाली देशी रियासत अगर शामिल हो जाएं भारत संघ में तो भारत संघ का निर्माण हो जाएगा। कुल जनसंख्या में से आधी जनसंख्या वाली देशी रियासत शामिल हो जाएं। पहली शर्त तो ये रखी थी और दूसरी शर्त ये रखी थी या तो आधी जनसंख्या वाली देशी रियासत शामिल हो जाए। जैसे देशी रियासतों की उस समय जनसंख्या मान लीजिए 10 करोड़ थी, तो जिन देशी रियासतों की जनसंख्या 5 करोड़ है, 10 की आधी होगी, वो 5 करोड़ जनसंख्या वाली देशी रियासत अगर भारत संघ में शामिल होती हैं तो भारत संघ का निर्माण हो जाएगा। एक तो ये शर्त थी। या फिर दूसरी शर्त थी, दूसरी शर्त ये थी देशी रियासतों को संघीय विधानमंडल में जो उच्च सदन था राज्य परिषद, राज्य परिषद में देशी रियासतों के लिए 104 स्थान आरक्षित थे। इसमें यह बात कही गई थी कि ऐसी देशी रियासत जिनको राज्य परिषद में 52 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हो, वो अगर भारत संघ में शामिल हो जाएं तो भी भारत संघ का निर्माण हो सकता है। यानी देशी रियासतों को कितने प्रतिनिधि भेजेंगे? सभी देशी रियासत 104 प्रतिनिधि राज्य परिषद में भेजेंगे। उनमें से अगर 52 प्रतिनिधि भेजने वाली यानी आधी रियासतें शामिल हो जाती हैं तो भी भारत संघ का निर्माण हो सकता है। तो भारत संघ में देशी रियासतों का शामिल होना अनिवार्य नहीं था। ये 2 शर्तें उनके लिए रखी गई थी।
तो देशी रियासतों ने भारत संघ में शामिल होना स्वीकार नहीं किया था। देशी रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए एक सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर करने होते थे और उसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। सम्मिलित पत्र, सम्मिलित पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस पर देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर करने होते थे। इस सम्मिलित पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या दिया गया था, इसमें वो शर्तें दी गई थी जिन शर्तों के साथ देशी रियासत भारत संघ में शामिल होती थी। तो देशी रियासतों ने न तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर शामिल किया, हस्ताक्षर किए, और न ही कभी भारत संघ अस्तित्व में आया। तो भारत संघ के निर्माण से संबंधित पहला प्रावधान तो ये था कि ये प्रांत भारत संघ में शामिल होंगे। देशी रियासतों ने भारत संघ में शामिल होना स्वीकार नहीं किया और ये भारत संघ कभी अस्तित्व में आया नहीं। दूसरा भारत संघ से संबंधित प्रावधान क्या किया गया था, शक्तियों का विभाजन किया गया था। भाई जहां भी संघ होता है वहां शक्तियों का विभाजन किया जाता है। प्रशासन के जो विषय होते हैं उनको संघ और प्रांतों में विभाजित किया जाता है। तो भारत शासन अधिनियम की 7वीं अनुसूची में, आप जानते हो भारत शासन अधिनियम में 10 अनुसूचियां थी, तो जो 7वीं अनुसूची थी उसमें शक्तियों का विभाजन, विषयों का विभाजन किया गया था। तो 7वीं अनुसूची में विषयों को 3 भागों में बांटा था। पहला संघ सूची जिसमें 54 विषय थे, दूसरा प्रांतीय सूची जिसमें 59 विषय रखे गए थे, और तीसरा समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय रखे गए थे। समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए थे। संघ सूची में ऐसे विषय थे जो राष्ट्रीय महत्व के थे, जैसे रक्षा से संबंधित, विदेश संबंधों से संबंधित, डाक तार, संचार, रेलवे, मुद्रा, इस प्रकार के विषय जो पूरे देश में जिनके लिए एक समानता, एक रूपता आवश्यक है। अब इन विषयों को रटने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। संघ सूची में वो विषय रखे जाएंगे जो पूरे देश के लिए एक समान होने जरूरी हैं। राज्य सूची में या प्रांतीय सूची में वे विषय रखे जाते हैं जो स्थानीय महत्व के होते हैं, जैसे कृषि, कृषि स्थानीय महत्व का है, पुलिस, शांति व्यवस्था स्थानीय महत्व की है, सिंचाई स्थानीय महत्व की है, स्वास्थ्य स्थानीय महत्व का है। इस प्रकार के विषय प्रांतीय सूची में रखे जाते हैं। शिक्षा को प्रांतीय सूची में रखा गया था। समवर्ती सूची में विवाह, तलाक, इस प्रकार के मामले रखे गए थे। जो विषय किसी भी सूची में नहीं रखे गए थे जिनको अवशिष्ट विषय बोलते हैं, भाई कुछ सारे विषय तो इनमें रखे नहीं जा सकते, कुछ विषय छूट गए हैं, तो उन विषयों को क्या बोलते हैं, अवशिष्ट विषय बोलते हैं। अवशिष्ट विषयों की शक्ति किसके पास रही थी, गवर्नर जनरल के पास। अवशिष्ट विषयों की शक्ति किसके पास रही थी, अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल के साथ रहे थे। अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल के पास थे। इसके बाद में संघ शासन से संबंधित एक प्रावधान और किया गया था, क्योंकि जब शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, विषयों का विभाजन कर दिया गया केंद्र और राज्यों में, तो विभाजन के उपरांत दोनों में विवाद भी हो सकता है कई बार। जब शक्तियों का डिवीजन कर दिया जाता है, पावर का डिवीजन कर दिया जाता है, तो केंद्र राज्यों के मध्य विवाद भी हो सकता है। तो इस विवाद का समाधान करने के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, और संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को।
और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था। और प्रथम इसके मुख्य न्यायाधीश थे गवेर। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? गवेर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश। मॉरिस गवेर प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, यानी CJI थे। तो संघीय न्यायालय का उद्देश्य क्या था? केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का समाधान करना। केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का समाधान करना था। तो क्या संघीय न्यायालय भारत का उच्च न्यायालय था, उच्चतम न्यायालय था क्या? संघीय न्यायालय भारत का उच्चतम न्यायालय नहीं था, क्योंकि संघीय न्यायालय की अपील ऊपर ब्रिटेन में स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। तो संघीय न्यायालय भारत का उच्चतम न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसकी अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। तो ये 3 प्रावधान संघीय शासन से संबंधित हैं, जिसमें फेडरेशन ऑफ इंडिया विषयों का विभाजन किया गया है और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। केंद्र सरकार से संबंधित प्रावधान को अपन समझने का प्रयास करेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र सरकार में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो देखिए, केंद्र सरकार में जो परिवर्तन किए गए उनको हम 2 स्तरों पर देखेंगे। पहला कार्यकारिणी के स्तर पर और दूसरा फेडरल विधानमंडल के स्तर पर। इनको हम 2 बिंदुओं में देखेंगे। पहला संघीय विधानमंडल में क्या परिवर्तन किए गए, और दूसरा देखेंगे केंद्रीय कार्यकारिणी में या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में क्या परिवर्तन किए गए हैं। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव में क्या परिवर्तन किए हैं। तो केंद्र सरकार में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था वो है द्वैध शासन की स्थापना। आप जानते हो 1919 के अधिनियम में तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, जबकि 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी और उस द्वैध शासन को केंद्र में स्थापित कर दिया। तो पहला परिवर्तन क्या किया गया? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। जबकि साइमन कमीशन ने द्वैध शासन को समाप्त करने की सिफारिश की थी। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी, इसका मतलब केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी। केंद्र में कैसे शासन की स्थापना कर दी? आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना। तो आइए देखते हैं द्वैध शासन क्या है, आंशिक उत्तरदायी शासन क्या है। तो पहला परिवर्तन देखेंगे कार्यकारिणी में, दूसरा देखेंगे संघीय विधानमंडल में। केंद्र में द्वैध शासन लागू करने के लिए केंद्रीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। इससे पहले हमने जो संघीय शासन में देखा था कि शक्तियों का विभाजन किया गया है। देखिए शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया, ये देखो शक्तियों का विभाजन किया गया है, यानी संघ और प्रांतों में और संवर्ती सूची में कर दिया। अब द्वैध शासन में क्या किया? जो संघीय विषय थे उनको 2 भागों में बांट दिया। संघ के मामले में ये 54 विषय थे जो गवर्नर जनरल इन पर प्रशासन करता था। तो इन 54 विषयों को 2 भागों में बांट दिया। इनको आरक्षित यानी रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया। हम किसकी बात कर रहे हैं? संघीय विषयों की, प्रांतीय विषयों की बात नहीं कर रहे हैं। यानी पहले तो प्रांत और संघ के मध्य विषय बांटे गए, फिर जो संघ के विषय थे उनको 2 भागों में बांट दिया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय। तो देखिए संघीय विषयों को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। एक आरक्षित विषय और दूसरे हस्तांतरित विषय।
हस्तांतरित विषय। जब विषयों को दो भागों में बांट दिया गया तो केंद्रीय कार्यकारिणी भी दो भागों में विभक्त हो गई थी। क्यों हो गई थी? देखिए, आरक्षित विषय थे, उन विषयों पर प्रशासन करने का अधिकार गवर्नर जनरल का था। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां दी गई थी। तो उन विवेकाधीन शक्तियों के आधार पर वो आरक्षित विषयों पर शासन करता था, और आरक्षित विषयों पर शासन प्रशासन करने के लिए उसको 3 परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने का भी अधिकार इस अधिनियम में दिया गया था। आरक्षित विषयों पर शासन करने के लिए कितने परामर्शदाताओं की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था? 3 परामर्शदाताओं की वो नियुक्ति कर सकता था। और आरक्षित विषय में कौन कौन से विषय रखे गए थे? जैसे रक्षा का विषय, ईसाई धर्म के मामले, जनजातीय मामले और विदेश मामले। ये मामले गवर्नर जनरल के अधीन रखे गए थे, जिन पर गवर्नर जनरल इन 3 परामर्शदाताओं की सहायता से शासन करने का कार्य करता था। और दूसरे जो बाकी छूट गए थे संघीय सूची के विषय में, उन विषयों को हस्तांतरित विषयों में रखा गया था। हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर जनरल मंत्री परिषद की सहायता से करता था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल किसकी सहायता से करता था? मंत्री परिषद की सहायता से करता था। और अधिकतम 10 मंत्री नियुक्त करने का अधिकार गवर्नर जनरल को इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल हस्तांतरित विषयों पर शासन करने के लिए अधिकतम 10 मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता था। तो हस्तांतरित विषयों पर शासन करता था मंत्री परिषद की सहायता से, आरक्षित विषयों पर शासन करता था परामर्शदाताओं की सहायता से। तो ये जो परामर्शदाता थे ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। गवर्नर जनरल भी भारत में विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं था, वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। और ये जो मंत्री परिषद थी, मंत्री कौन बन सकते थे? संघीय विधानमंडल होता था, उसमें से निर्वाचित सदस्य होते थे। जो लोग संघीय विधानमंडल में चुनकर जाते थे उन्हीं में से गवर्नर जनरल मंत्री बनाता था। तो ये जो मंत्री परिषद के सदस्य होते थे ये संघीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? संघीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो इसलिए ये कहा गया था कि आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, क्योंकि उत्तरदायी ये जो मंत्री थे ये तो उत्तरदायी थे। किसके प्रति उत्तरदायी थे? विधानमंडल के माध्यम से जनता के प्रति, क्योंकि ये जनता के द्वारा निर्वाचित होकर विधानमंडल में पहुंचते थे, वहां से ये मंत्री बनते थे। तो शासन कार्यों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। जबकि जो गवर्नर जनरल होता था वो किसी के प्रति उत्तरदायी भारत में नहीं होता था। वो किसके प्रति उत्तरदायी होता था? वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इसलिए कहा गया है कि आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना इस अधिनियम के द्वारा की गई है। और दूसरा जो कहा गया है कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई है। तो ये द्वैध शासन हो गया, एक ही जनता पर 2 प्रकार की सरकार कार्य करती है। कुछ विषयों पर गवर्नर शासन करता है, कुछ विषयों पर मंत्रियों की सहायता से शासन किया जाता है। इसलिए 2 प्रकार की शासन प्रणाली यहाँ पे स्थापित हो गई थी। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी को 2 भागों में बांटा गया, द्वैध शासन केंद्र में स्थापित किया गया। देखिए संघीय विधानमंडल में क्या परिवर्तन इस अधिनियम के द्वारा किए गए हैं। संघीय विधानमंडल को आप जानते हो 2 भागों में बांटा गया था। संघीय विधानमंडल का निर्माण किन किन से मिलकर होता है, पहले ये देखते हैं। संघीय विधानमंडल का निर्माण ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि गवर्नर जनरल, ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि गवर्नर जनरल
और साथ में 2 सदनों से मिलकर संघीय विधानमंडल का निर्माण होता है। जैसे भारत की आज संसद है, उसके कितने भाग हैं? उसके 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे 1935 में जो संघीय विधानमंडल स्थापित किया गया था, आज जिसको संसद कहते हैं, उस समय उसको क्या बोलते थे? फेडरल लेजिस्लेचर। उसके भी 3 भाग थे। 3 भाग कौन कौन से थे? एक तो गवर्नर जनरल होता ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में, और 2 सदन थे। दोनों सदनों के क्या क्या नाम थे? एक का नाम था संघीय विधानसभा, फेडरल असेंबली, संघीय विधानसभा, और दूसरा जो सदन था, उच्च सदन था, उसका क्या नाम था? राज्य परिषद। तो इन 3 भागों से मिलकर संघीय विधानमंडल का निर्माण होता था। संघीय विधानमंडल में 1935 के भारत शासन अधिनियम में 2 सदन थे। उच्च सदन था काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्य परिषद। निम्न सदन था संघीय विधानसभा या फेडरल असेंबली। आपको इन नामों को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि नामों को लेकर भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनके एग्जैक्ट नाम क्या हैं। तो आज की हमारी संसद है, उसमें भी 2 सदन हैं। उच्च सदन का नाम है राज्यसभा। 1935 में उच्च सदन का नाम क्या था? राज्य परिषद। आज हमारे निम्न सदन का क्या नाम है? लोकसभा। 1935 में निम्न सदन का क्या नाम होता था? संघीय विधान परिषद। तो इनकी सदस्यों की संख्या कितनी थी? राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कर दी थी 260, और संघीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कर दी थी 375। राज्य परिषद में जो 260 सदस्य थे, उनमें से 156 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के द्वारा निर्वाचित होते थे। 156 सदस्य में किसका प्रतिनिधित्व होता था? ब्रिटिश प्रांतों का। और 104 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत होकर आते थे। देशी रियासतों के शासकों के द्वारा इनका मनोनयन किया जाता था। यानी 104 सदस्य तो क्या होते थे? मनोनीत होते थे। किसके द्वारा होते थे? देशी रियासतों के शासकों द्वारा। और 156 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते थे। और इन 156 में से 6 सदस्यों का मनोनयन गवर्नर जनरल कर सकता था। बाकी सदस्यों का क्या होता था? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था। प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है ब्रिटिश प्रांतों की जनता के द्वारा इन सदस्यों का निर्वाचन होता था। संघीय विधान सभा में 375 सदस्य थे। इनमें से 250 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आते थे अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। ब्रिटिश प्रांतों से कैसे आते थे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। और 125 सदस्य देशी रियासतों से आते थे मनोनीत होकर। 125 सदस्य कहाँ से आते थे? देशी रियासत से, मनोनयन के द्वारा। मनोनयन कौन करता था? देशी रियासतों के शासक करते थे। और 250 सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है इन जो 11 प्रांत थे, उनकी जो विधान परिषद थी, विधान परिषद के सदस्य इनका निर्वाचन करते थे। जनता के द्वारा इनका निर्वाचन नहीं होता था। इस प्रकार संघीय विधानमंडल को 2 सदनों में बांट दिया, राज्य परिषद और संघीय विधानसभा। राज्य परिषद एक स्थायी सदन था और संघीय विधानसभा का कार्यकाल होता था 5 वर्ष। और इसमें जो लोग चुनकर आते थे, मनोनीत होते थे, उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष थी। राज्य परिषद के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 30 वर्ष। और राज्य परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल होता था 9 वर्ष। तो प्रति तीसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते थे। ये सदन तो स्थायी था, सदन कभी विघटित नहीं होता था। सदन के 1/3 सदस्य प्रत्येक तीसरे वर्ष रिटायर हो जाते थे। एक सदस्य का कार्यकाल
9 वर्ष था, जबकि इस पूरे सदन का कार्यकाल 5 वर्ष होता था। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र सरकार से संबंधित ये प्रावधान जोड़े गए थे। अब हम देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में क्या परिवर्तन किए गए थे। तो आप जानते हो प्रांतों में द्वैध शासन को तो हटा दिया गया और द्वैध शासन की जगह क्या लागू किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता का विचार लागू किया गया था। प्रांतों में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया वो क्या किया है, प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम में लागू की गई। केंद्र में क्या लागू किया, द्वैध शासन। केंद्र में इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन लागू किया, प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी। तो देखते हैं प्रांतीय स्वायत्तता कैसे लागू की गई है। प्रांतों में परिवर्तन, प्रांतों में परिवर्तन को भी हम 2 स्तरों पर देखेंगे। एक तो विधान मंडल में, प्रांतीय विधान मंडल के संबंध में, प्रांतीय विधान मंडल के संबंध में, और दूसरा गवर्नर की कार्यकारिणी के संबंध में, गवर्नर की कार्यकारिणी के संबंध में। आप जानते हो 1935 के अधिनियम से पहले यानी 1919 के अधिनियम में प्रांतीय कार्यकारिणी को 2 भागों में बांटा था। एक के पास आरक्षित विषय थे और दूसरों के पास हस्तांतरित विषय थे। तो इस प्रकार प्रांतों में द्वैध शासन था। इस पर शासन गवर्नर और उसके पार्षद करते थे और इस पर शासन गवर्नर और उसके मंत्री करते थे। तो ये द्वैध शासन लागू था 1919 के अधिनियम में। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में इस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी। प्रांतीय स्वायत्तता का क्या मतलब है, ये जो प्रावधान था इसको समाप्त कर दिया गया। ये प्रावधान तो समाप्त कर दिया गया। अब सारे विषयों पर शासन कौन करता है, गवर्नर मंत्रियों की सहायता से शासन करता है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता का क्या अर्थ है, प्रांतों का शासन चुने हुए मंत्रियों की सहायता से किया जाता है। यानी प्रांतों का आंतरिक शासन में पूर्ण स्वायत्तता दी गई है। सारा शासन प्रांतीय विधान परिषद के द्वारा निर्वाचित मंत्री लोग संभालते हैं। तो ये प्रावधान तो समाप्त कर दिया गया, यानी जो पार्षद थे मनोनीत उनके पास अब कुछ नहीं रहा। अब शासन केवल कौन करेंगे, मंत्रियों की सहायता से गवर्नर शासन करता है। यानी प्रांतों का शासन पूर्ण रूप से भारतीय लोगों के हाथों में दे दिया, जो विधान परिषद के माध्यम से निर्वाचित होते थे। प्रांतीय स्वायत्तता का यही अर्थ है कि विधान परिषद से निर्वाचित मंत्रियों को यानी भारतीय लोगों को शासन कार्य दे दिया गया। ये मंत्री कहाँ से निर्वाचित होकर आते थे, प्रांतीय विधान परिषद से निर्वाचित होते थे। विधान परिषद से निर्वाचित होकर मंत्री आते थे। तो अब सारा शासन निर्वाचित मंत्रियों के हाथ में था। मंत्री गवर्नर को सलाह और सहायता देते थे, जिसके माध्यम से गवर्नर शासन कार्य संभालता था। और ये मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी थे, ये मंत्री पूर्ण रूप से विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। और निर्वाचित कहाँ से होते थे, विधान परिषद से। तो यहाँ पे पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी। इसको क्या बोलते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता बोलते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रांतों का जो शासन था उसमें अब गवर्नर का ज्यादा दखल नहीं रहा था। हालांकि गवर्नर के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां छोड़ी गई थी, जिसमें वो अपने विवेक से निर्णय कर पाता था। लेकिन सारा शासन अब मंत्रियों की सहायता से चलाता है और मंत्री विधान परिषद में से निर्वाचित होते हैं, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी
होते हैं, यानी प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी। प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन या प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना इस अधिनियम के द्वारा की गई थी। प्रांत के शासन के संबंध में गवर्नर के पास संवैधानिक तंत्र की विफलता में प्रांत के शासन को अपने हाथ में लेने की शक्ति जरूर थी। जब भी किसी प्रांत में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है तो गवर्नर उसका शासन अपने हाथ में ले लेता है। इसी प्रकार का अधिकार गवर्नर जनरल को केंद्रीय प्रशासन के बारे में था। और भारत के संविधान में जो आपातकालीन संबंधी प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसमें संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात की गई है, वो प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से यहीं से ही लिया गया है। यहाँ भी संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात की गई है। यही शब्दावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 में जोड़ी गई है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता के बाद में और क्या परिवर्तन किए गए हैं प्रांतों में? प्रांतीय विधानमंडल से संबंधित परिवर्तन किए गए हैं। प्रांतीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक कर दिया। 6 राज्यों में विधानमंडल को द्विसदनात्मक कर दिया और 5 राज्यों में विधानमंडल एक सदनीय बना रहा। जहां विधानमंडल एक सदनीय था 5 छोटे राज्यों में, वहां विधानमंडल का नाम था विधानसभा। और जिन 6 बड़े राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल स्थापित किया गया, उनमें एक सदन का नाम था विधान परिषद और दूसरे सदन का नाम था, यानी निम्न सदन का नाम था विधान सभा। तो 6 बड़े प्रांत कौन से थे? जैसे बंबई, बिहार, बंगाल, असम, मद्रास और संयुक्त प्रांत। ये 6 प्रांत बड़े थे जहां पे द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। बाकी छोटे प्रांत थे 5, उनमें एक सदनीय विधानमंडल था। 1935 के भारत शासन अधिनियम में टोटल कितने प्रांत थे भारत में? 11 प्रांत थे। विधानसभा का कार्यकाल होता था 5 वर्ष और विधान परिषद का कार्यकाल होता था 3 वर्ष। ये इनका कार्यकाल होता था। और यहाँ सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष थी, निर्वाचित होने वालों की यहाँ पे 30 वर्ष न्यूनतम आयु थी। तो ये परिवर्तन प्रांतों से संबंधित भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। अगले जो परिवर्तन है वो निर्वाचन के संबंध में दिए गए हैं। निर्वाचन से संबंधित प्रावधान 1935। आप जानते हो 1909 में एक पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी। 1900 निर्वाचन मंडल को हम 1909, 1919 और 1935 तीनों अधिनियमों को तुलनात्मक रूप से देखते हैं। आइए 1909 में क्या प्रावधान थे, 1919 में क्या प्रावधान थे और 1935 के अधिनियम में क्या प्रावधान थे। 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी। पृथक निर्वाचन मंडल या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। पृथक निर्वाचन प्रणाली किसके लिए शुरुआत की थी? सिर्फ मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए। उसके बाद में 1919 के अधिनियम में इस प्रणाली का क्या किया गया? विस्तार किया गया और विस्तार करके 4 अन्य समुदायों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार कर दिया। मुसलमानों के लिए तो थी,
मुसलमानों के अलावा सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन, इनके लिए भी ये प्रणाली शुरू कर दी गई थी। यानी 1919 में इस प्रणाली का विस्तार किया गया था इन समुदायों के लिए। उसके बाद में 1935 के भारत शासन अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रणाली का और विस्तार किया गया और विस्तार करके इन समुदायों के लिए सीटों की वृद्धि कर दी और साथ ही अनुसूचित जाति के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रणाली का तो क्या किया गया? विस्तार। पृथक निर्वाचन प्रणाली का तो किया गया था विस्तार, यानी सीटों की संख्या बढ़ा दी। विस्तार कैसे किया? ये जो समुदाय ऊपर लिखे गए हैं, इन समुदायों की सीटों की संख्या में वृद्धि कर दी, सीटों में वृद्धि कर दी। यानी 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। कैसे किया गया? ये जो समुदाय हैं इनको 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी सीटों की संख्या में वृद्धि कर दी। और दूसरा जो प्रावधान लागू किया गया था वो किया गया था दलितों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया। दलित या अनुसूचित जाति, दलित या अनुसूचित जाति और महिलाओं और श्रमिकों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया। क्या किया गया? स्थानों का आरक्षण लागू किया गया, स्थानों को आरक्षित किया गया, आरक्षित कर दिया। यानी संयुक्त निर्वाचन प्रणाली शुरू की, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। किसके लिए? इन लोगों के लिए। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली और पृथक निर्वाचन प्रणाली इन लोगों के लिए 1935 के भारत शासन अधिनियम में लागू की गई थी। तो आइए अब समझते हैं ये क्या मामला हुआ था। ये तीनों अधिनियमों का तुलनात्मक रूप से यहाँ पे दिया गया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम से पहले 1932 में प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत पारित किया गया। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत जारी किया गया, जिसमें दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी। दलितों के लिए क्या कर दी थी? पृथक निर्वाचन प्रणाली। यानी जैसे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, वैसे दलितों यानी अनुसूचित जाति के लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू कर दी। तो इस बात का महात्मा गांधी ने विरोध किया था, क्योंकि अंग्रेज बांटो और राज करो की नीति पर चल रहे थे। 1909 में उन्होंने मुसलमानों को पृथक कर दिया हिंदुओं से। 1919 में मुसलमान, सिख, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, इनको भी हिंदुओं से पृथक कर दिया। यानी वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे, सांप्रदायिक आधार पर भारतीयों को बांटना चाहते थे। और इसी कड़ी में 1932 में मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, रेमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने दलितों को या अनुसूचित जाति को भी हिंदुओं से पृथक करने की योजना प्रारंभ की और दलितों को भी पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया। गांधी जी को जब इसका पता लगा तो उन्होंने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो कांग्रेस के अन्य नेताओं के बीच बचाव से दलितों के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि इसके पक्ष में थे, उनके और गांधी जी के मध्य समझौता हुआ, जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना पैक्ट में
ये समझौता हुआ कि दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल शुरू किया गया है, इसको तो क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। इसको प्रणाली को तो क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। ये बात किस में कही थी, पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, गांधी और अंबेडकर के मध्य। और दलितों के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली शुरू की जाए। दलितों के लिए कौन सी निर्वाचन प्रणाली शुरू की जाए, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, जिसमें दलितों के लिए स्थानों का आरक्षण, जिसमें दलितों के लिए सीटों को आरक्षित किया जाए। क्योंकि पृथक निर्वाचन प्रणाली में दलितों को 71 स्थान दिए गए थे, जबकि जो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली थी जिसमें दलितों के लिए सीटों को आरक्षित किया गया था, उसमें उनको 148 सीटें दी गई थी। तो इस प्रकार गांधी जी ने दलित समुदाय को हिंदुओं से अलग होने से रोकने का कार्य पूना पैक्ट के माध्यम से किया था। गांधी जी ने सबसे पहले इसका विरोध किया कि हिंदुओं से दलितों को अलग न किया जाए। दलितों का अगर उत्थान करना है तो उनको सामाजिक सुधार करके उनका उत्थान करना चाहिए। तो अब अपन समझते हैं कि पृथक निर्वाचन मंडल क्या है, संयुक्त निर्वाचन मंडल क्या है, या संयुक्त निर्वाचन प्रणाली क्या है। देखिए, तो आपके ये बात समझ में आ गई होगी। मान लीजिए कोई ये स्टेट है और इसमें ये सीटें हैं। तो ये स्टेट है, इसमें कुछ सीटें मुसलमानों को दी गई हैं पृथक निर्वाचन मंडल के माध्यम से। जैसे ये सीट मुसलमानों के दे दी, ये सीट मुसलमानों को दे दी, ये सीट मुसलमानों को दे दी और ये सीट मुसलमानों को दे दी पृथक निर्वाचन मंडल के द्वारा। तो पृथक निर्वाचन मंडल में क्या होता है, उम्मीदवार कौन होगा, जैसे मुसलमानों को दिया है तो उम्मीदवार मुस्लिम होगा, यानी इस सीट पर उम्मीदवार कौन होगा, उम्मीदवार कौन होगा, मुस्लिम होगा। और मतदाता भी कौन होगा, इस सीट पर मुस्लिम होगा। मतदाता या वोट डालने वाला भी कौन होगा, मुस्लिम होगा। बाकी जो इस सीट पर अन्य जो लोग रह रहे हैं, अन्य मतदाता रह रहे हैं, जैसे सिख भी रह रहे होंगे, हिंदू भी रह रहे होंगे, ईसाई भी रह रहे होंगे, उनको न तो उम्मीदवार खड़ा करने का अवसर मिलता है, न उनको वोट देने का अवसर मिलता है। यही पृथक निर्वाचन मंडल है, जिसमें जिस समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया है उसी समुदाय का उम्मीदवार निर्वाचन में खड़ा होगा और उसी समुदाय के लोग उसको वोट डालेंगे। यानी जिस समुदाय का व्यक्ति निर्वाचन में खड़ा होगा उसी समुदाय के लोग सिर्फ वोट डालेंगे। अन्य समुदाय के उस सीट पर रहने वाले लोग मतदान नहीं कर सकते। ये होता है पृथक निर्वाचन मंडल। और संयुक्त निर्वाचक मंडल में क्या होता है, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में क्या होता है, पृथक निर्वाचन मंडल तो किसके लिए जारी किया था, मुसलमानों के लिए। और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली 1935 के अधिनियम में किसके लिए लागू की थी, ये दलितों के लिए या अनुसूचित जाति के लिए की थी, एससी के लिए की थी। मान लीजिए ये सीटें एससी को दी गई हैं, उनके लिए आरक्षित की गई हैं, ये सीट एससी को दी गई हैं। भाई संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में सीटों को आरक्षित किया जाता है किसी भी समुदाय के लिए। तो दलितों के लिए, एससी के लिए ये सीट आरक्षित कर दी। तो उम्मीदवार तो कौन होगा इस सीट पर, इस सीट पर उम्मीदवार तो कौन होगा, अनुसूचित जाति का सदस्य होगा। उम्मीदवार तो अनुसूचित जाति या कोई दलित होगा। और वोट डालने का कार्य कौन करेगा, वोट इस सीट पर रहने वाले सभी मतदाता डालेंगे। वोट कौन डालेंगे, इस सीट पर रहने वाले सभी मतदाता इस उम्मीदवार को वोट डालेंगे। समझ में आ गई बात। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में उम्मीदवार किसी विशेष समुदाय का खड़ा होता है जिसको आरक्षण दिया गया है, जिसके लिए सीट आरक्षित की गई है। तो ये सीट एससी के लिए आरक्षित है, तो उम्मीदवार किसका खड़ा हो गया, एससी का हो गया, अनुसूचित जाति का। वोट कौन डालेंगे, इस सीट पर रहने वाले सभी मतदाता इसको वोट डालेंगे।
ये हो गया संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, जो 1935 के भारत शासन अधिनियम में दलितों के लिए शुरू की थी। जबकि 1932 में सांप्रदायिक पंचायत के तहत दलितों के लिए ये निर्वाचन प्रणाली रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा शुरू की गई थी, जिसका गांधी जी ने विरोध किया था। पृथक निर्वाचन मंडल में और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में आपको अंतर समझ आ गया होगा। यहाँ सभी लोग वोट डालते हैं। यहाँ वोट कौन डालता है? इस सीट पर रहने वाले वो समुदाय के सदस्य जिस समुदाय का उम्मीदवार खड़ा होता है। तो ये दोनों में अंतर है। यहाँ पे समुदायों का पृथक्करण हो जाता है। जैसे मुसलमानों के लिए आरक्षित, तो मुसलमान के अलावा कोई वोट डाल ही नहीं सकता। यहाँ पे सभी समुदाय के लोग वोट डालते हैं। तो इस प्रकार 1935 के भारत शासन अधिनियम में ये दोनों प्रणालियां शुरू की गई थी। पृथक निर्वाचन प्रणाली का तो विस्तार किया गया मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, यूरोपियों के लिए और एंग्लो इंडियन के लिए, और दलितों के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी। अब आप इस चार्ट को आराम से समझ सकते हैं। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रणाली का तो विस्तार किया गया इनके लिए, जिनको 1919 में पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली किसके लिए शुरू की गई थी? दलितों के लिए, अनुसूचित जाति, महिलाओं और श्रमिकों के लिए। इनके लिए सीटों का आरक्षण दिया गया था, सीटें आरक्षित की गई थी। निर्वाचन प्रणाली में क्या बदलाव किया गया था? पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार, पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार कर दिया गया। किसके लिए कर दिया? मुसलमान, सिख, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन और ईसाइयों के लिए। इनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। और दूसरा प्रणाली कौन सी लागू की थी? संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। ये किसके लिए लागू की थी? दलितों के लिए, दलित या अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जाति का सबसे पहली बार 1935 के भारत सरकार अधिनियम की अनुसूची में वर्णन किया गया था। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनुसूचित जाति। यानी वह जाति जिसका वर्णन 1935 की अनुसूचियों में किया गया था, उसको बोलते हैं अनुसूचित जाति। अन्य प्रावधान अब देखेंगे अपन, अन्य क्या प्रावधान किए गए हैं। अन्य प्रावधानों में गवर्नर जनरल को कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार इसमें दिया गया है। गवर्नर जनरल को नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। जैसे महाधिवक्ता की नियुक्ति गवर्नर जनरल करता है, महाधिवक्ता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की नियुक्ति, और हाई कमिश्नर की नियुक्ति। और चौथा है चीफ कमिश्नर। जो चीफ कमिश्नर प्रांतों का मुखिया होता था, इनकी नियुक्ति करने का अधिकार गवर्नर जनरल को था। इस अधिनियम के द्वारा कुछ संस्थाओं की भी स्थापना की गई थी, जैसे संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। संघ लोक सेवा आयोग, यानी FPSC। एफ का मतलब क्या है? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और दूसरा RBI की स्थापना की गई। हालांकि RBI की स्थापना 1934 के एक्ट के द्वारा की गई थी। 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम के द्वारा
आरबीआई की स्थापना की गई थी। और आरबीआई की स्थापना हुई कब थी? 1 अप्रैल 1935 को ये अस्तित्व में आया था। और इसकी स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के द्वारा। इसके अलावा गवर्नर जनरल को अंतरप्रांतीय परिषद गठित करने का अधिकार इस अधिनियम के द्वारा दिया गया था। तो इन संस्थाओं की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा की जा सकती थी। यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित करने का प्रावधान किया गया। आपने 1919 में भी देखा होगा, उसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया था। और लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में की थी। तो इसका नाम तो था लोक सेवा आयोग, जिसका प्रावधान 1919 के अधिनियम में किया गया था। और यहाँ पे क्या है? संघ लोक सेवा आयोग FPSC है। और जब भारत आजाद हुआ था तो इस संघ लोक सेवा आयोग का यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदलकर क्या कर दिया? UPSC, संघ लोक सेवा आयोग। यानी फेडरल की जगह क्या नाम कर दिया? यूनियन कर दिया, UNION, UPSC, फेडरल संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन संघ लोक सेवा आयोग, फेडरल की जगह यूनियन नाम कर दिया था। अन्य जो प्रावधान है वो ये था कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को कायम रखा गया। इस अधिनियम में परिवर्तन करने का अधिकार किसे था? भाई 1935 का जो अधिनियम था उसमें परिवर्तन कौन कर सकता था? ब्रिटिश संसद। यानी ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता इस अधिनियम के द्वारा स्थापित की गई थी। इस अधिनियम में कोई भी परिवर्तन करना होता था, कौन करता था? ब्रिटिश संसद करती थी। और इस अधिनियम में एक प्रावधान और था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश प्रपत्र का। ये निर्देश प्रपत्र क्या होता था? शासन के बारे में ब्रिटिश सम्राट के द्वारा गवर्नर जनरल और गवर्नर को दिए जाने वाले निर्देश प्रपत्र कहलाते हैं या इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। यानी ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा दिए जाते थे? सम्राट के द्वारा दिए जाते थे, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। किसको दिए जाते थे ये? गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और गवर्नर को दिए जाते थे। इसमें क्या होता था? शासन संबंधित निर्देश होते थे, जिनको भारत के संविधान में भी शामिल किया गया है। किस रूप में? नीति निर्देशक तत्व के रूप में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, जो भारत के संविधान में भाग 4 में शामिल हैं, वो इसी से प्रभावित हैं, इन निर्देश प्रपत्रों से ही प्रभावित हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से ही प्रभावित हैं। तो इनका प्रभाव भारत के कौन से भाग में पड़ा है? संविधान के कौन से भाग में पड़ा है? DPSP में, नीति निर्देशक तत्वों पर इसका प्रभाव पड़ा है। तो ये सारे प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किए गए थे। इस अधिनियम की कुछ भारतीयों के द्वारा आलोचना भी की गई है, जैसे नेहरू ने इस अधिनियम को क्या कहा है? नेहरू ने दासता का अधिकार पत्र। जिन्ना ने इसको क्या कहा है, इस अधिनियम की आलोचना करते हुए, कि ये बुनियादी पूर्ण रूप से खराब एवं बुनियादी रूप से बुरा है। बुनियादी रूप से
बुरा है और अस्वीकार योग्य है, अस्वीकार योग्य है। जिन्ना ने 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में आलोचना करते हुए कहा था। श्री राजगोपालाचारी ने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि ये द्वैध शासन से भी बुरा है, द्वैध शासन से भी बुरा है। फजल अली ने कहा कि न हिंदू राज है न मुस्लिम राज, न हिंदू राज और न मुस्लिम राज। जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में एक कथन और कहा था कि ये अनेक ब्रेकों वाला इंजन है, अनेक ब्रेकों वाला इंजन है। मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा इस अधिनियम के बारे में? मदन मोहन मालवीय ने कहा है कि ये बाहर से लोकतांत्रिक है और अंदर से खोखला है, बाहर से लोकतांत्रिक अंदर से खोखला है। ये कुछ महत्वपूर्ण कथन है। केटी शाह ने क्या कहा इस अधिनियम के बारे में? उन्होंने कहा कि पद है इस अधिनियम में मंत्रियों के पास, लेकिन शक्ति नहीं है। मंत्रियों के पास नाम तो है, द्वैध शासन के बारे में कहा है, लेकिन प्रभाव नहीं है। ये केटी शाह ने इस अधिनियम के बारे में, द्वैध शासन के बारे में आलोचना करते हुए कहा है। और इसी प्रकार क्लीमेंट एटली ने भी कहा कि ये अविश्वास योग्य है। क्लीमेंट एटली ने क्या कहा इसके बारे में? अविश्वास का प्रतीक है, अविश्वास का प्रतीक। तो ये कथन विभिन्न विद्वानों के द्वारा इस अधिनियम की आलोचना करते हुए कहा है। अब हम सार रूप से 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताओं को देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। भारत शासन अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 की जो विशेषताएं देख रहे हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहली, भारत संघ की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, शक्तियों का विभाजन किया गया 7वीं अनुसूची में, और अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रही हैं इस अधिनियम में? गवर्नर जनरल के पास। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया है और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई है। पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया है। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया है दलितों के लिए, और संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। संघीय न्यायालय की स्थापना की है, जो 1 अक्टूबर 1937 से प्रभाव में आया था, जिसके प्रथम न्यायाधीश थे मॉरिस ग्वायर। और केंद्रीय मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या 10 हो सकती है। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता इसके माध्यम से स्थापित की गई है, और भारत परिषद की समाप्ति इस अधिनियम के द्वारा कर दी है। भारत परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1858 के द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट के माध्यम से, और 1935 में इसकी स्थापना, 1935 में इसको समाप्त कर दिया गया है। ये विशेषताएं भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए।